माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खदरी हमारे साथ हैं। आप सभी के जितने भी सवाल हैं सभी सवालों का विस्तार पूर्वक जवाब माननीय चेयरमैन साहब देंगे। और साथियों, अब मैं आपका परिचय चेयरमैन साहब से कराता हूं। एक बार राम राम, नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्ते। साहिल सर शुरू करेंगे चेयरमैन साहब का इंटरव्यू। आपके सभी सवाल हमने लिख रखे हैं, तो साहिल सर आप चेयरमैन साहब से बारी बारी से। नमस्कार सर। सर पहला सवाल तो ये है कि जैसे सीईटी पोर्टल भी ओपन कर रखा है, इसके अंदर पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप जो है तो सर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं फिलअप कर रहा, सीरियल नंबर के हिसाब से, जैसे 1 2 3 ऐसे नहीं करवा रहे। पूरी जैसे क्वालिफिकेशन है उसकी, जैसे ग्रेजुएशन है तो सारे सब्जेक्ट वो जो है पोस्ट फिलअप कर रहे हैं। तो ये सर कब, ये क्या मेंस के रिजल्ट के बाद पूछी जाएंगी, जो जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर किसी को लेनी है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर लेनी है, इसके बारे में क्या सर? अभी तो जैसे ही वो अपनी क्वालिफिकेशन फिलअप करता है उसके सामने जिस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। जी सर। जैसा आपने कहा प्रेफरेंस नहीं आ रही है, अभी हमने सिर्फ पोस्ट भरने के लिए उसको ऑप्शन दिया है। जब हम 4 गुना बच्चों का टेस्ट ले लेंगे और उसके बाद जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बच्चों को कॉल करेंगे तब हम पोस्ट की प्रेफरेंस और डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस तब लेंगे, ना कि अब लेंगे। जी सर, थैंक यू सर। सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे सीईटी में 4 गुना है कि 4 गुना जो है लेंगे, तो सर इसमें जो है कैटेगरी वाइज 4 गुना लिया जाएगा? एक तो पहला सवाल। पोस्ट में जो उसकी कास्ट की कैटेगरी वाइज है उसका 4 गुना लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्लर्क की 100 पोस्टें हैं, उसमें जनरल की 50 पोस्टें हैं, तो 50 गुना 4 200 लोग जनरल के लेंगे। उसमें बीसी की 25 पोस्टें हैं तो 25 चौका 100 बीसी के लेंगे। इस प्रकार पोस्ट प्लस कास्ट कैटावाइज जो है वो 4 टाइम लेंगे। जी सर, जैसे कि ग्रेजुएशन के मान लिया बहुत सारे ग्रुप हैं, ग्रेजुएशन के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, तो उसके अंदर एक ही ग्रुप के अंदर क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। जैसे किसी में ग्रेजुएशन के साथ में किसी का एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो सर वो जो ग्रेजुएशन वाले सिंपल ग्रेजुएशन है और एक ग्रेजुएशन विद मान लिया एक्सपीरियंस है या कोई उनकी अलग क्वालिफिकेशन है, तो उनका भी तो सर उनका भी अलग अलग लेंगे, उनका भी 4 गुना लेंगे। वो फॉर्म भर रहा है, जैसे ही वो फॉर्म भरता है अगर किसी में ग्रेजुएशन के साथ कोई परसेंट की रिक्वायरमेंट है तो जैसे ही वो उस पोस्ट को भरेगा तो उसके सामने एक PDF खुल जाएगा कि क्या आपके नंबर ग्रेजुएशन में 60% हैं या आपके कॉमर्स के साथ BCom के साथ आपके 60% हैं। तो इसलिए एक राइडर लगा हुआ है कि अगर उसके 60% नहीं हैं या MCom की या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है तो वो अपनी पोस्ट ही फिलअप नहीं कर पाएगा। जी सर, ठीक है सर। अगला सवाल ये है सर कि जैसे 4 गुना ले लेंगे तो अभी कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये है कि हमें कब पता ये चलेगा कि हम 4 गुना में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनकी रैंक जैसे, या फिर उनको कब जो है वो पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप मेंस का पेपर देंगे? जैसे ही हमारा पोर्टल 5 मई को बंद होगा फिर हम हर ग्रुप के लिए 4 टाइम की खोज करेंगे पोस्ट वाइज। मतलब जैसे आप एक ही ग्रुप में 10 पोस्टों के अगेंस्ट आपने भरा है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उस ग्रुप में पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप 10 पोस्टों का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसका मतलब ये है। और 4 टाइम का जो एक्सरसाइज है हम जब करेंगे जब हमारा पोर्टल बंद हो जाएगा और हमारे को ये पता लगेगा कि हमारे ग्रुप के अगेंस्ट और पार्टिकुलर पोस्ट के अगेंस्ट कितनी कितनी एप्लीकेशनें आई हैं, उनमें से हम 4 गुना को चिन्हित करेंगे। साथ के साथ हम जो सीईटी का रिजल्ट है रिवाइज कर रहे हैं, जो हमने विंटाल का और वेरीफाई का उनको एक मौका दिया था, तो एक रिजल्ट भी रिवाइज होगा। उसके साथ साथ हम उसको ग्रेडेशन बताएंगे कि अब आपका ग्रेडेशन ये है, और 4 गुना में हम हर पोस्ट के अगेंस्ट उसको कट ऑफ बताएंगे कि हमारी कट ऑफ तो 4 गुना की ये है, इससे ऊपर जिसके नंबर हैं सिर्फ उसी को एडमिट कार्ड जारी होगा।
अच्छा, तो मतलब सर ये है कि उनको विश्वास, यानी कि उनका नाम उनको उस टाइम पता लगेगा जब एडमिट कार्ड आने के नज़दीक होगा, यानी कि लगभग 5 से 10 दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सर इसमें जो है सीटी का भी ये रिवाइज रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को ये पता नहीं कि उनके 5 नंबर अब जुड़ के आएंगे कि नहीं आएंगे। हम जिसने भी क्वालिफाई किया है हमने सबको मौका दे दिया है। ये स्कोर तो हमको उस समय जरूरत है जब हम 4 गुना चिन्हित करेंगे। तो अभी किसी भी कैंडिडेट को हम रोक थोड़ी रहे हैं फॉर्म भरने से। अगर वो क्वालिफाई करता है, रिजर्वेशन कैटेगरी में उसके 38 और जनरल में उसके 47.50 से ज़्यादा नंबर हैं, तो वो अप्लाई करे। स्कोर का जान के क्या करेगा? अभी जब हम 4 टाइम लेंगे तो हम स्कोर बताएंगे उसको। चेयरमैन साहब, आपका एक इंटरव्यू कल प्रकाशित हुआ है, वो जो कल आपने दिया था आज प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने एक बात बोली कि जिसने वेरिफिकेशन नहीं कराई है उस समय जब पोर्टल खुला था उसके 5 नंबर के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। बच्चों के बड़े कॉल और मैसेज इस विषय मारे, चेयरमैन साहब से ये कन्फर्म करो जिसने वेरिफिकेशन नहीं कराई है। हमने लगभग 3 बार एक्सटेंशन दी है इसको वेरीफाई करने के लिए। जी सर। हमने ये कहा है कि आपने जो क्लेम किया है आप उसको वेरीफाई करेंगे, या आपने अनजाने में कोई नंबर क्लेम कर दिए हैं और वो आपके बनते नहीं, जैसे नॉन जॉब के हैं, आपने अपने आप को फादरलेस बता दिया, गलती से आप फादरलेस नहीं हैं, आपने आपको विडो बता दिया और अब आपने रीमैरिज कर ली है, तो हमने सिर्फ विड्रॉल का और आपने जो क्लेम किया है उसको वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया था। और 3 बार हमने इसको नोटिस डाल के बार बार ये कहा है कि आप इसको अपने वेरीफाई कीजिए। इस दौरान भी अगर किसी ने वेरीफाई नहीं किया तो उसको उठा के हम जनरल कैटेगरी में ले जाएंगे। नहीं सर, जैसे 5 नंबर हैं और उसने वो हकदार भी था, उसके घर में सरकारी नौकरी नहीं, फैमिली आईडी 81 से कम, उसने वेरीफाई नहीं किया, उसे ये लगता था कि मैंने जायज़ लिया है, तो उसको नहीं मिलेंगे वो 5 नहीं मिलेंगे। जब हमने बार बार 3 बार नोटिस निकाल के और आप लोगों के माध्यम से हमने हाथ जोड़ के भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप दोनों चीज़ों को वेरीफाई करें, विड्रॉल को भी अगर क्लेम किया है उसको भी, तो अगर आपने नहीं किया तो आपके नंबर कटेंगे। ये तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा चेयरमैन साहब, इसमें बड़े तो हो बहुत जाओ, बड़े बड़े हो जाओ तो हम कैसे मान लें कि हमने जब चांस दिए हैं 3 बार, अगर हम चांस नहीं देते तब ये क्वेश्चन उठता। हमने क्या पता, एक विडो है उस दिन सीटी का फार्म भरा उसने, उस दिन वो विडो थी, आज की डेट में उसने रीमैरिज कर ली है, तो वो 5 नंबर के से हकदार तो बाहर हो गई है। तो हम जिस दिन वो रिजल्ट आएगा और आप जैसा कोई कैंडिडेट अगर उससे 1 नंबर पीछे रह जाता है तो आप कोर्ट में जाएंगे, ये तो विडो नहीं है, इसने तो रीमैरिज कर ली थी कॉमन टेस्ट से पहले ही सीईटी के लिए, तो हम वो कोर्ट क्या आदेश देगा कि आपने इसको गलत नंबर दिए हैं, उसको सिलेक्शन से भी बाहर निकालेगा और आपको सिलेक्शन में ले जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हम पहले ही क्यों ना कर लें। तो भाई एक बहुत बड़ी बात चेयरमैन साहब ने कही है, जिसने वेरीफाई नहीं कराया है चाहे वो हकदार था उसको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल, और बच्चे आपसे इसमें आशा भी करते हैं। आपका एक इंटरव्यू भी प्रकाशित हुआ था वो भी, और आप बच्चे के हक में रहते हैं, बच्चे चाहते हैं इस पे चेयरमैन साहब स्वतः संज्ञान लें। सीईटी क्वालिफाई को लेकर चेयरमैन साहब क्या? सीईटी क्वालिफाई का सर अब ये सवाल ही नहीं उठता, ये पॉलिसी मैटर है और ये सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके एक्ट को आयोग या हम बदल नहीं सकते। ये क्वेश्चन अब बार बार ख़त्म हो जाता है कि क्वालिफाई है नहीं है। आज तक 4 टाइम का फार्मूला है और वो एग्जिस्ट कर रहा है। मुख्यमंत्री साहब का एक बयान आया था 1,40,000 बच्चों को हम सीईटी ये जो मेंस का होगा उसमें बच्चे परीक्षा देंगे। क्या आपको लगता है चेयरमैन साहब 1,40 बैठेंगे उसमें परीक्षा में? अब मुख्यमंत्री जी ने ये बात किस संदर्भ में की और कैसे कैलकुलेशन किया इसको तो मेरी जानकारी नहीं है। शायद उन्होंने एक जो 32,000 पोस्टें हैं उसका 4 टाइम कर दिया होगा, या 35,000 पोस्टें हैं 4 टाइम कर दिया होगा। पर मैंने जो फार्मूला आपको बताया कि पोस्ट प्लस कास्ट वाइज जो है 4 टाइम बुलाएंगे, उसमें काउंट कितना जाता है ये कहना अभी उचित नहीं है कि ये तभी होगा जब हमारी पोर्टल बंद हो चुका होगा और ये हमारे को पता लगेगा किस पोस्ट के और किस ग्रुप के अगेंस्ट कितनी एप्लीकेशनें आई हैं। चेयरमैन साहब एक 12th और ग्रेजुएशन
लगभग 10-11 हज़ार पोस्टें हैं, उसमें तो कॉमन बच्चे जाएंगे, या हक तो बनता है 44,000 बच्चे आए 4 गुणा में, लेकिन वहाँ तो वही बच्चे रिपीट होंगे। दिक्कत तो यही है, इसलिए तो बच्चे सवाल उठा रहे थे चेयरमैन साहब इसको लेकर। क्या सवाल है इसमें? अगर हम हर पोस्ट के अगेंस्ट जैसे पहले फार्म भरवाते थे वैसे ही भरवाते फार्म, तो वो तो जो क्वालिफाई है, एक जेई बीटेक की है उसने जेई से, वो ग्रेजुएट भी है और जेई के लिए भी एलिजिबल है, वो ड्राफ्ट्समैन के लिए भी एलिजिबल है, यहाँ तक को छोटी से छोटी पोस्ट वेल्डर के लिए भी एलिजिबल है। तो वहाँ नहीं वो 4 या 5 पोस्टें भरता, यहाँ क्वेश्चन कोई ये उठता ही नहीं क्वेश्चन। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम सारी चीज़ों को क्लब करके उससे प्रेफरेंस मांगेंगे और कोई भी पोस्ट रिपीट नहीं होगी। आप 2 या 3 जगह सेलेक्ट नहीं होंगे, आप सिर्फ जहां प्रेफरेंस में आएंगे और जहां आपकी मेरिट स्टैंड करेगी आप वहां सेलेक्ट होंगे। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। अगर अलग अलग फार्म भरते तो एक बच्चा एक्साइज टैक्सेशन भी वही लगता, पटवारी भी वही लगता, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर भी वही लगता, और वो फिर वेटिंग के कैंडिडेटों के साथ मैनिपुलेशन करता कि मैं वहाँ से छोड़ रहा हूँ, बोल कितने पैसे देने हैं। तो इससे निजात पाने के लिए 1 टाइम 1 रजिस्ट्रेशन है और एक ही पोस्ट वो अवेल कर सकेगा। इससे अच्छी स्कीम तो कोई हो ही नहीं सकती। ना जी चेयरमैन साहब, इस जो आप बात आपने बोली है, इसे वास्तव में प्रदेश का जो युवा है ये खुश है। बहुत बेहतरीन ये आपका तारीफ योग्य कदम आपने ये उठाया और आप हमेशा ही बच्चों की वो रखते हैं। अब साहिल सर आगे सवाल पूछेंगे। सर एक सवाल ये है, जैसे कि 10 जुलाई इसकी कट ऑफ डेट थी सर, जो अपना सीईटी का फॉर्म फिलअप करने की, तो इसके बाद जो कैंडिडेट जैसे हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति में या और कहीं पे ज्वाइनिंग हुई है बहुत सारे डिपार्टमेंट में, एचएससी में ही, तो सर उनको जो 9 जॉब के हैं वो 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखिए 12 जुलाई 2022 हमारी कट ऑफ डेट थी, तो नॉन जॉब के जो नंबर हैं वो स्टेटस उस दिन का देखा जाएगा, ना कि अब का। और एज का और जो सोशो इकोनॉमिक का उसका स्टेटस है, जैसे EWS का, क्योंकि उसका स्टेटस हर रोज़ बदल रहा है PPP में, वो दोनों चीज़ें अब जब वो फार्म भर रहा होगा वो देखी जाएंगी। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि जब मैं सीटी का फार्म मैंने भरा या क्वालिफाई किया उस टाइम मेरी उम्र 42 साल से कम थी और आज मेरी उम्र 42 साल से ऊपर हो गई है। सीटी को भूल जाओ, सीटी सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट था और 3 साल के लिए मान्य रहेगा। ये क्वेश्चन तो अगर वो 3 साल बाद भी आज की 2022 की सीटी पे फार्म भरता है और ये लगे कहें कि मेरी उम्र तो उस दिन 42 साल से कम थी, तो उसका ये क्लेम नहीं माना जाएगा। जो नॉन जॉब का है वो हम 12 जुलाई 2022 तक का उसका स्टेटस देखेंगे। तो सर ये जो इनकम का है, ये EWS का है, ये भी सर 10 जुलाई 2022 से? नहीं, ये लेटेस्ट देखेंगे। अच्छा, इनकम लेटेस्ट देखा जाएगा। जी, क्योंकि फाइनल ईयर जो है वो चेंज होने के बाद सबका स्टेटस चेंज हो जाता है। जी सर। तो सर ये जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जैसे 10 जुलाई के से मान लिया कोई 10 जुलाई को फाइनल ईयर में था, उसका रिजल्ट आ गया अगस्त सितंबर में 2022 में ही, यानी कि 1-2 महीने के बाद, क्या वो अब जो है ग्रेजुएशन वाले जो पोस्ट हैं उनमें एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? देखिए वो सीईटी का टेस्ट था और सीईटी में सी क्लास के लिए +2 और डी के लिए 10th हमारी रिक्वायरमेंट ये थी। अब जॉब ओरिएंटल जब पोस्ट वो भरेगा तो उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आज की डेट में क्या है हम वो लेंगे। अगर उसने हायर क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली है, कोई बच्चा BA फाइनल में पढ़ रहा था अब उसकी कंप्लीट हो गई है, तो आज की डेट में देखेंगे वो फॉर्म भर सकता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, अगर उसके पास सर्टिफिकेट आ गया है। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स जो है काफ़ी उनको फ़ायदा मिल जाएगा जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो सर ये तो बहुत अच्छा कदम है। तो एक चीज़ और ये सर, जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है, जैसे बार बार पूछे जा रहा कि ये कन्फर्म है ना सर कि इसी सीईटी के तहत ये जो है ये 5,000-6,000 पोस्टें जो हैं फिलअप कर दी जाएंगी? कुछ कैंडिडेट के मन में डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अगला सीईटी होगा उसके अंदर जाएं? नहीं, इसी में आएंगी। पुलिस की भर्ती की डिमांड हमारे पास आ चुकी है, 1,000 फीमेल कांस्टेबल और 5,000 मेल कांस्टेबल। सिर्फ जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं और भर्ती का जो सीक्वेंस है
कि टेस्ट पहले होगा, पीएमटी पहले होगी, पीएसटी पहले होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सीक्वेंस और जो उनके आर हैं वो आने बकाया हैं, वो भी अगले हफ्ते तक आ जाएंगे और इसी सीटी के अंतर्गत जो है पुलिस की भर्ती होगी। तो सर ये जो मेंस का रिजल्ट, जैसे अभी एग्जाम्स जून में जुलाई में हो जाएंगे लगभग, तो सर इसका रिजल्ट जो है कब तक जारी, ऑलमोस्ट एक एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं 2 महीने 4 महीने? 2 महीने मान के चलो, जब टेस्ट हो जाएगा उसके 2 महीने बाद। अब की बार हमने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑनलाइन काम है हम इंटरनल कर रहे हैं वो, और वो भी हम तब नहीं करेंगे जब हमारी लास्ट डेट हो जाएगी। हम हर रोज़ जो व्यक्ति फार्म भर रहा है उसका डॉक्यूमेंट हम हर रोज़ चेक कर रहे हैं। हमारी 20 लोगों की टीम कंप्यूटर पे इसलिए लगी हुई है कि आज जितने फार्म आए हैं उनकी स्क्रूटनी हम साथ साथ करते जा रहे हैं। तो ये ग्रुप डी का जो पेपर है सर, ये एनटीए लेगी या फिर एचएससी? नहीं, एनटीए लेगी। तो सेम पैटर्न पे रहेगा सर? बिल्कुल सेम पैटर्न। ओके सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में डाउट थे। अब आयो सर, 2-4 सवाल आपके जो हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपका, आज अब पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ, शायद परिचय नहीं है हमारा पूरा आपके परिचय है आपके साथ टांग साहब के जो वो ज़्यादातर होती है आपके जो आप डालते हो उसकी वो भी पढ़ता हूँ मैं। ज़्यादातर क्वालिफाई के खिलाफ एकमात्र है सर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इसके हक में नहीं है। अच्छा सर, एकमात्र है। मेरा प्रयास ये रहता है कि जो सरकार ने टांग साहब की बीच में रोकता हूँ मैं। हाँ सर, जो ये कहते हैं क्वालिफाइंग के हक में नहीं है, ये जो क्वालिफाइंग के हक में है ना, अब 4 टाइम हम बुला रहे हैं, तो अगर क्वालिफाइंग भी करें हैं इसको तो मेरिटोरियस तो यही 4 टाइम है ना, लगेंगे तो इनमें से। खाली खुश होने से क्या फ़ायदा है कि मैंने क्वालिफाइंग था, मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो मेरिटोरियस तो बच्चे यही हैं। अब कोई लो मेरिट वाला जो सिर्फ क्वालिफाई है, बहुत कम चांस है कि वो सिलेक्शन तक पहुंच जाए। इसी क्रीम में से जाएंगे सिलेक्शन तक। चलो सर, वैसे मैं बता देता हूँ, मेरा प्रयास ये रहता है कि सरकार ने जो रूल नियम बनाए हैं या एचएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके हिसाब से मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ। वो उनके हक में नहीं होता तो वो फिर मेरे पे रिएक्शन करते हैं या मेरे एंटी बोलते हैं। साहब एक प्रेरणा स्रोत है और सब आपकी तो सर इसीलिए थोड़ा बहुत कर सरकारी नौकरी पाई है। जो तूड़ी होती है वो ढोते थे, जब फीस भरी सरकार पे भरोसा था ईमानदारी से नौकरी होंगी, सरकारी नौकरी पाई। बहुत 0 लेवल से उठे हुए व्यक्ति है। बहुत अच्छा। चलो सर, अब क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। आपकी नीयत पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन सिस्टम में कमियां हैं और उम्मीद ये भी है कि आप बहुत ठीक कर भी रहे हैं। काफ़ी चीज़ों में आपने सुधार किए हैं, सोशल इकोनॉमिक पे आपने बहुत बढ़िया सुधार किया, मैं कह सकता हूँ यहाँ आपके पूरे 10 अंक बनते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी गलतियाँ हो रही है, खास करके फैमिली आईडी के इशू हैं, ये सरकार की तरफ से ही हो रहा है। बहुत सारे ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लेम बनता है बट उनकी फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा चढ़ी हुई है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने गलत तरीके से सरपंच से या कहीं से भी सिफारिश वगैरह से उन्होंने कम ले लिया, कम करवा लिया। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा हो सके तो इस पर कुछ हो सकता है। अगर इस पर तो सरकार से बात की जाए कि एक चांस उनको दिया जाए जिनका जेन्युइन हक बनता है। ऐसे भी कई केसेस आपके सामने भी आए होंगे कि गलती से 1 लाख की जगह 10 लाख चढ़ गई और ठीक नहीं हो पा रही है, तो अब वो स्टूडेंट कहीं नहीं जा सकता। आपके पास भी पता नहीं है कि वो 10 लाख वाला है कि 1 लाख वाला है। तो ये इस तरह की जो छोटी छोटी खामियां हैं, इस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सरकार की व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था और मैं टांग साहब बड़े खुले मन से स्वीकार करता हूँ कि जब कोई सिस्टम शुरू होता है उसमें कमियां रह जाती हैं। जैसे आपने कहा कि उसकी इनकम ऐसे शो हो रही है, कि ऐसे भी बहुत से उदाहरण जो है वो मुख्यमंत्री जी के और सरकार के पास आए हैं कि एक व्यक्ति प्रेस का काम करता है, उसकी इनकम जो है वो 1,80,000 से तो कम है, मगर उसकी बिजली का बिल 7,000 से ऊपर चला गया। तो उसने किया तो प्रेस के लिए था, मजदूरी का काम कर रहा है, मगर वो उस स्लैब से बाहर निकल गया। तो इस तरह की घटनाएं तो हैं।
पर जब कोई चीज़ नई शुरू होती है, पोर्टल नया शुरू होता है, तो कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती है। सरकार ने विधानसभा में इस बात को कहा है कि बिल वाला मैटर है वो सुलझाएंगे, 2-3 उम्मीद है थे करते हैं इस तरह की बात। सर, एक्सपीरियंस के मार्क्स जो है वो एनटीए ने दे दिए सभी को, जिसने कोई भी फर्जी लगाया या सही लगाया, कोई भी चीज़ का एक्सपीरियंस लगाया। प्री में जब कोई पोस्ट ही नहीं है हमारी अब तक कि हमने कौन सी पोस्ट मिली है, तो मार्क्स लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो प्री में एक्सपीरियंस के जो मार्क्स मिले हैं और शायद वो किसी ने विड्रॉ भी नहीं किए होंगे, तो उस पर आपने ध्यान देने की ज़रूरत है। उस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वो सेकंड में बनेंगे, मेंस में जो पोस्ट मिलेगी उसके हिसाब से वो बनेगी। इस बात का मैं जवाब देता हूँ कि जो एक्सपीरियंस के नंबर हैं, वहाँ पे जब सीटी के लिए आप फॉर्म भर रहे थे या सीटी का एग्ज़ाम दे रहे थे, कहीं भी इंस्ट्रक्शंस में ये नहीं लिखा हुआ था कि आपका एक्सपीरियंस सेम पोस्ट पे या उससे हायर पोस्ट पे या सिमिलर पोस्ट पे होना चाहिए। तो सरकार की मंशा ये थी कि अगर किसी ने एक्सपीरियंस ले लिया है तो उसको नंबर दे दिए जाएं। वहाँ पे ये नहीं था, पर अब जब पोस्ट के अगेंस्ट भरेगा तो हमने ये कहा है कि हम अगले नंबर उसको तब देंगे जब वो सेम पोस्ट पे काम कर रहा हो या हायर पोस्ट पे काम कर रहा हो या सिमिलर पोस्ट पे काम कर रहा हो। जैसे कोई क्लर्क है, क्लर्क का काम कर रहा है, क्लर्क की जगह वो अकाउंटेंट लगा हुआ है हरियाणा कौशल विकास निगम से, तो अगले अवार्ड जो करेंगे मार्क्स हम उस आधार पे एक्सपीरियंस के करेंगे। वहाँ तो सरकार ने ये सोच के किया है कि उसने काम तो किया है, चाहे उसने किसी डिपार्टमेंट या किसी भी पोस्ट पे किया है, एक उसका टेम्परामेंट बन गया काम करने का, सर्विस करने का। लेकिन उसमें एक मिस्टेक ये भी है कि 1 अंक दे दिया गया है 1 साल के लिए, उसमें वो थोड़ी सी मिस्टेक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे आप। वो शायद साल के हिसाब से दे दिया है मार्क्स, वो हाफ मार्क्स बनता है शायद, तो जो भी नियम है उसके हिसाब से आप देख लेंगे। एक कैटेगरी का इशू है सर, आपने प्री में कैटेगरी जो कर दी, अब ये कह रहे हैं कि मेंस में भी सेम रहेगी, लेकिन कुछ में क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया चेंज हो गया या कुछ का ईडब्ल्यूएस का चेंज हो गया। ईडब्ल्यूएस में पहले थे एलिजिबल, अब नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप बताएं कि ईडब्ल्यूएस उनको कौन सा आगे दिखाना होगा डीवी के टाइम पे और कौन से अपलोड करना है, ये थोड़ा सा इसके बारे में। जो वो अब पोस्ट के अगेंस्ट फिलअप कर रहा है, जैसे मैं बीसीबी हूँ, मेरे को बीसीबी से तो कोई रोक नहीं सकता, बट अगर मेरी इनकम 6 लाख से ऊपर है तो मैं क्रीमी लेयर में आ गया और मैं जनरल में काउंट होऊंगा अब आज की डेट में। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का हर बार स्टेटस बदलता रहता है। मान लो आज आपकी इनकम 81 थी, कल कहीं से आपकी लॉटरी लगी या आपकी ज़मीन बिक गई और आपके खाते में उतने पैसे आ गए, आपका स्टेटस वहाँ भी बदल गया। तो ये तो हम वही अब की टाइम का देखेंगे जो फ्रेश आप भर रहे हैं। तो सर उसमें ये दिक्कत आएगी ना सर कि अब जिसका ईडब्ल्यूएस में कुछ रैंक है, अब वो चेंज हो जाएगा, उस रैंक के हिसाब से आप उसको सेकंड का चांस देने वाले हैं। अब वो मान लो जनरल में चला गया तो रैंक से तो डिफरेंस हो जाएगा फिर। हाँ, तो करें क्या, व्यवस्था ऐसी है। आज वो कल वो ईडब्ल्यूएस था, ईडब्ल्यूएस में उसको 38 नंबर चाहिए थे, अब उसको 47.5 से ऊपर अगर है वो, तब वो जनरल में जा सकेगा। आप एक बात और भी कह सकते हैं कि कई पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पे बीसीबी की पोस्ट ही नहीं है, वहाँ जनरल की पोस्टें हैं। अगर वो जनरल की क्वालिफिकेशन फुलफ़िल कर रहा है, कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है, तो वो जनरल की पोस्ट भर सकता है बीसीबी को भी छोड़ के। बिल्कुल सर, लेकिन इसमें फ़ायदा बच्चे उठाएंगे कि प्री में उन्होंने जनरल कर ली, अब वो जनरल में क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होती है, 40% होती है लगभग, और अब वो अपनी कैटेगरी का बेनिफिट उठाने के लिए अब वो दूसरी में चली जाएंगे। तो ये एक डबल हो गया ना नुकसान इस चीज़ का, तो फिर लॉस हो जाएगा कुछ स्टूडेंट्स को। नहीं जाएगा, कैटेगरी तो वही रहेगी जो सीईटी में भरी है उसने। तो वही तो कह रहे हैं ना सर कि क्रीमी लेयर के कारण आप कह रहे हो कि चेंज हो जाएगी। तो वहाँ तो सीईटी में जब फॉर्म और दूसरी बात क्रीमी लेयर का कोई सर, प्रावधान पोर्टल नहीं में था। आपने एडिट का ऑप्शन नहीं दिया है कैटेगरी चेंज करने का, ये भी है एक बात। एडिट को लेकर हाँ, सवाल बच्चों के तो चेंज करेंगे तो भी कैसे कर पाएंगे? उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि हम एडिट का या करेक्शन का क्यों नहीं देते। सब बच्चे ईमानदार नहीं है, सारे कैंडिडेट ईमानदार नहीं है। बिल्कुल सर।
जब वो अपने उससे छेड़छाड़ कर लेता है, मान लो उसने अपनी मदर के, फादर के या डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी भी इधर उधर कर दी, तो उसका 2 फार्म भरे गए, और 2 फार्म भरने के बाद एक पे उसने सीटर बैठा दिया, एक पे खुद बैठ गया। जहाँ स्कोर ठीक होगा वो दावा ये करेगा ये मेरा ओरिजिनल है। तो यहाँ बच्चे छेड़छाड़ करते हैं अपने डाटे के साथ, एक सोची समझी चाल के साथ। तो हमने इस चीज़ को रोकने के लिए कहा है कि अब वो डिलीट या एडिट नहीं कर सकता। सर 4 गुण हवाला लगभग मैटर क्लियर हो गया, लेकिन एक डाउट अभी भी बना हुआ है। आपने बताया कि कैटेगरी के हिसाब से भी हम 4 गुना ले रहे हैं, ठीक है, आपने एग्जांपल से बता दिया, वो बात समझ में आ गई। और पोस्ट के भी 4 गुना हो गया, जैसे आपने बताया कलर की 100 पोस्ट है तो वो 400 बच्चे ही आएंगे, कैटेगरी के हिसाब से भी 4 गुना। अब इसके बाद बात ये आ जाती है कि ग्रुप में टोटल 6400 वैकेंसियाँ हैं ग्रेजुएशन में। आप जिस हिसाब से कह रहे हैं उस हिसाब से बच्चे ये समझ रहे हैं कि वही स्टूडेंट एक ही ग्रुप में अलग अलग में ही काउंट हो जाएगा, यानी लगभग ऊपर से ही 500-700 बच्चे ही सभी में चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए कि एक ग्रुप में स्टूडेंट एक ही रहेगा, वो दोबारा से काउंट नहीं होगा, ताकि 6400 वैकेंसी पे लगभग 25,000 स्टूडेंट्स जो है नहीं वो दोबारा क्यों नहीं होगा, होगा। आप एक ग्रुप में 10 पोस्टें हैं, पटवारी की भी है, वहाँ ग्राम सचिव की भी है, इंस्पेक्टर की भी है, तो वो बच्चा तो 10 पोस्टों के लिए पेपर दे रहा है, अपनी कैस्ट और पोस्ट वाइज दे रहा है। पेपर सर दे रहा है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को, आपने कहा भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम चांस देंगे, इसलिए हम ग्रुप बना रहे हैं। फिर उस ग्रुप बनाने का तो वो फायदा सिर्फ एचएससी को हुआ, स्टूडेंट्स के लेवल पे तो उनको चांस नहीं है। प्रेफरेंस भी तो कहा ना हमने। हाँ, प्रेफरेंस के प्रेफरेंस और डिपार्टमेंट जब बताएंगे तो आप एक ही पोस्ट पे भर्ती होंगे ना। मैं आपसे 1-2 नंबर कम हूँ, मैं क्लर्क पे हो जाऊंगा, आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। चलो धन्यवाद सर इंस्पेक्टर के लिए तो, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि 15 पोस्ट है और 15 पोस्ट में ही वही बच्चे सभी में चले जाएंगे, तो पोस्ट तो उनको एक ही मिलेगी। तो इस तरीके से तो फिर 6000 पोस्ट है तो 24,000 स्टूडेंट्स तो हो नहीं पाएंगे कंप्लीट। ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ। नहीं हो पाएंगे, वो अभी जब हमारी कट ऑफ डेट के बाद जब एप्लीकेशन आएगी उसके बाद ये एक्सरसाइज करके हम बताएंगे कि आप कितनी। चलो सर, मैं इस पे मैं सभी के सामने एक बात कहता हूँ कि इस मामले पे चिंता ना करें स्टूडेंट्स। हम सर को बहुत अच्छे से जब भी कर लेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद भी सुझाव देंगे और एक अच्छा रास्ता स्टूडेंट्स के हक में ये लेंगे। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि सर इस बात को जरूर मानेंगे। एक क्वेश्चन है सर मेरा, फार्मासिस्ट वाला मैटर आप तक पहुँच ही गया है, और मैं ये भी मानता हूँ कि उसमें कहीं भी एचएससी का कोई फॉल्ट है भी नहीं, वो पीछे से चलता आ रहा है। लेकिन सर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ तो गलत हो रहा है कि वो 6 महीने का या तो फर्जी बनवा के लेके आएंगे। ये तो आपको भी पता है, मुझे पता है कि फर्जी बनना बहुत आसान है, लेकिन मेन बात ये है कि कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट अब पढ़ नहीं पा रहा है उसके कारण कि वो एलिजिबल ही नहीं है, तो वो पढ़े के क्या करेगा। तो इस पर क्या करना चाहिए? आपके माध्यम से मैं ऐसे सभी कैंडिडेट्स को जो इस तरह फार्मेसी के उसमें हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये 6 महीने की ट्रेनिंग कहीं होती नहीं, ना कोई एक्सपीरियंस से होता, पर हम तो टांग साहब जो जिस डिपार्टमेंट ने जो रूल हमारे पास क्राइटेरिया और एसेंशियल क्वालिफिकेशन भेज दी, हम तो उसी ही रूल से भर्ती करने के लिए बाध्य हैं। जब कैंडिडेट इस बारे में हमारे से मिले तो हमने डिपार्टमेंट से कहा कि आपका रूल ये गलत है, और कैंडिडेट्स भी डिपार्टमेंट के पास गए हैं। और मुझे खुशी की बात है कि कैंडिडेट जो डिपार्टमेंट है उसने अपने रूल चेंज करने की फाइल चला दी है और वो ACS तक चली गई है। मैंने ACS साहब को भी प्रार्थना ये की है कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या कोरिजेंडम के माध्यम से बच्चों को ये कहूँगा कि वो फार्म तो भर दें, मगर मैंने सरकार से रिक्वेस्ट ये की है कि ये अगर रूल चेंज हो गए 5 मई से पहले आ जाएं, तो हम एक कोरिजेंडम निकाल के ये कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने अपने नियम में बदलाव कर दिया है, और बच्चों को, इस तरह के बच्चों को कोई घबराने की और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। चलो धन्यवाद सर। फार्मासिस्ट वाले स्टूडेंट्स की ये बहुत ही अहम डिमांड थी,
लास्ट एक सर, पुलिस भर्ती जो 2021 वाली है अब तक पूरी नहीं हो पाई है, उसके कारण जो अगली भर्ती आनी है वो भी डिले हो रही है, काफ़ी डिले हो भी गई है। तो 3 साल से लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स की एज भी चली गई है। तो मैं आपसे एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की तरफ से कि आप जो कट ऑफ डेट जो पुलिस की होने वाली है, जो एज के लिए क्राइटेरिया रखने वाले हैं, वो आप सीईटी का भी रखेंगे तो भी स्टूडेंट्स को लगभग 1.5-2 साल का बेनिफिट हो जाएगा। तो कोई न कोई सरकार से प्रावधान करवाइए या आप अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं, तो एज रिलैक्सेशन पे कुछ ना कुछ आप बताएं सर। देखिए, एज जो है और सारा क्राइटेरिया वो डीजीपी ऑफिस तय करके भेजेगा, और जो वो तय करके भेजेगा हम तो उसके मानने के लिए बाध्य हैं। हाँ, जो आपने बात हमारे ध्यान में लाई है तो मैं डीजीपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस तरह की स्थिति कोर्ट की वजह से कह लो, एचएसएससी की वजह से कह लो, ये इतनी 2 साल डिले हो गई है और उन बच्चों को हमने कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए। मैं वादा नहीं कर सकता आपसे कि मैं 100% कराऊंगा, पर ये बात आपकी सरकार और डीजीपी साहब तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। सर बस उम्मीद लेके आए हैं आपके पास। हमें भी पता है कि आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अभी भी हम आधे घंटे से बैठे वेट कर रहे थे, तब भी आप कॉल ले रहे थे स्टूडेंट्स की, बार बार कॉल आपके पास आती है। तो इतने बिजी शेड्यूल में भी आप स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं, ये आपका बड़प्पन है और इसके लिए आप तारीफ़ के हकदार हैं। और बाकी हम आपसे यही कहेंगे सर कि थोड़ा सा सिस्टम को ऐसा रखिए कि स्टूडेंट्स को परेशानियाँ कम हो। कई बार ये होता है कि आपके पास शायद यहाँ स्टूडेंट्स हम भी देख रहे हैं, नीचे बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत गलत मांगे भी लेके आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 1-2 स्टूडेंट्स सही चीज़ को लेके भी आता है तो वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो बस हर एक की आप बात सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए कि स्टूडेंट्स को केस की तरफ ना जाना पड़े और समाधान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपके यहाँ मिल जाए। सर, स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एक बार फिर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर के पास इतनी कॉल, इतने मैसेज, हम एक छोटे से बहुत छोटे से यूट्यूबर हम ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं अननोन नंबर को, मैसेज का जवाब नहीं देते, और चेयरमैन साहब इतने बड़े पद पर है। ये बहुत बड़ी, ये काबिल तारीफ़ काम चेयरमैन साहब कर रहे हैं। और बच्चे नहीं चाहते। महेंद्रगढ़ से एक लड़की अभी बैठी थी, वो मैं पूछ रहा कि भाई चेयरमैन साहब से उम्मीद है सुनेंगे, इसलिए मैं महेंद्रगढ़ से आ गई। तो ये एक वो है। आखिर में चेयरमैन साहब से कहेंगे बच्चों के लिए कुछ संदेश दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बच्चे इन पोस्टों के अगेंस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो केयरफुली इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद बहुत ही इत्मीनान से, उतावड़ापन बिल्कुल नहीं दिखाना, अपना फॉर्म फिलअप करें। वो छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। एडिट, डिलीट और करेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है, तो एक छोटी सी गलती के कारण एक कैंडिडेट का भविष्य खराब हो जाए, वो कोर्ट तक जाए फिर कि मेरे से तो SC था, BCB लिखा गया, ये कर दिया, और बाद में आके वो कहता है साइबर कैफ़े वाले ने किया है। तो अगर आपने फॉर्म खुद भरें, आप अगर आप नहीं भर पा रहे, साइबर कैफ़े वाले के पास आप बैठें और उसका प्रिंट लें एक बार आप कि मैंने फॉर्म ठीक भरा है या नहीं भरा है। तो ये सारी चीज़ें देख के आप केयरफुली फॉर्म भरें और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं कि ये जो 60,000 या 62,000 पोस्टें भरी जा रही हैं, इनमें आपका भी नंबर कहीं ना कहीं ज़रूर आए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दलालों और उसके लिए 2 शब्द और चेयरमैन साहब, सरकार की नीति और आपकी ईमानदारी की जो रही है इसको लेकर, ताकि कोई भ्रम में ना रहे बिल्कुल भी। नहीं, दलालों का, नकल माफिया का, ये वो सारे चैनल अब बंद हो चुके हैं, ख़त्म ही हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। जैसे कि आपने बताया कि टांग साहब अपनी ईमानदारी और योग्यता से हैं, तो एक उदाहरण है हमारे पास। जो लोग आलोचना करते हैं, पर्ची खर्ची उसकी बात करते हैं, तो मेरा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके पास जाके उनका व्यू पूछें कि उन्होंने किस तरीके से उन्होंने सर्विस पाई है। जो नहीं कामयाब हो पाए उनकी आलोचना या उनके रिएक्शन मत पूछें, जो सेलेक्ट हो गए हैं उनकी बात पूछें और आपको दूध का दूध, पानी का पानी पता लगेगा कि वो बच्चे अपनी योग्यता से भर्ती हुए हैं या कोई इफ एंड बट करके हुए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब ने हमें समय दिया, इसका हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।